प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं के इतिहास विषय का पाठ 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। रोम साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला एक विशाल साम्राज्य था। ये 3 महाद्वीप कौन कौन से थे? अफ्रीका, एशिया और यूरोप। इन तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ यह साम्राज्य हर प्रकार से समृद्ध साम्राज्य था, चाहे वो संस्कृतियां हों, चाहे वो भाषाएं हों, चाहे वो धन हो, सभी प्रकार से इस समृद्ध साम्राज्य को आइए जानने का प्रयास करें। रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी के स्रोत कौन कौन से उपलब्ध हैं? सबसे प्रथम स्रोत जो है वह है पाठ्य सामग्री। इसमें समकालीन व्यक्तियों द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास या वर्ष वृतांत, पहले वर्ष वृतांत प्रतिवर्ष किसी भी पर्टिकुलर साम्राज्य के बारे में लिखे जाते थे। ऐसे ही रोम साम्राज्य के बारे में लिखे गए, तो वो वार्षिक वृतांत जो हैं उनसे हमें रोम साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पत्र, व्याख्यान, प्रवचन और कानून इत्यादि भी रोम साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरा है प्रलेख अथवा दस्तावेज। दस्तावेजों में मुख्य रूप से उत्कीर्ण अभिलेख, पेपाइरस, पेड़ की छाल पर लिखा गया मैटीरियल तथा पत्तों पर लिखी गई पांडुलिपियां शामिल हैं। उत्कीर्ण अभिलेख प्राय पत्थरों या शिलाओं पर खोदे जाते थे, उत्कीर्ण किए जाते थे। चूंकि ये पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते थे, इसलिए ये नष्ट नहीं हुए, आज तक भी उपलब्ध हैं और इनसे हमें अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। और ये जो उत्कीर्ण अभिलेख हैं ये यूनानी और लैटिन भाषा में अधिक मिले हैं। इसके अतिरिक्त भौतिक अवशेषों से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। भौतिक अवशेषों में उस समय के जो मंदिर थे या उस समय के भवन थे या स्मारक थे अथवा मूर्तियां इत्यादि थी, ये सभी, ये सिक्के थे या मिट्टी के बर्तन थे, इन सभी वस्तुओं से और भवनों से, स्मारकों से हमें जानकारी मिलती है। रोमन साम्राज्य का इतिहास, रोमन साम्राज्य की राजनीति, धर्म, आर्थिक स्थिति, सब कुछ कैसा था। तो आइए जानते हैं रोम साम्राज्य के इतिहास की शुरुआत से हम चलते हैं। 509 ईसा पूर्व में रोम में गणतांत्रिक व्यवस्था प्रचलित थी और यह गणतांत्रिक व्यवस्था लगभग 27 ईसा पूर्व तक चली। 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस जो है वो रोम का शासक बना। उस समय में जो वास्तविक जो शक्ति थी वो सीनेट नामक एक संस्था होती थी रोम साम्राज्य में। तो सीनेट के हाथों में वास्तविक सत्ता अथवा शक्ति विद्यमान थी और यह सीनेट जो था, इस सीनेट के जो सदस्य थे वो रोम के अभिजात वर्ग अथवा धनी वर्ग से आते थे और जो इनकी सदस्यता थी वह भी जीवन भर चलती थी। 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र ऑक्टेवियन ने सत्ता का तख्ता पलट दिया। जूलियस सीजर की सत्ता का तख्ता पलट दिया और ऑक्टेवियन ऑगस्टस के नाम से रोम का शासक बना। ऑक्टेवियन ने अथवा ऑगस्टस ने रोम में जो गणतांत्रिक व्यवस्था चल रही थी उस गणतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करके राजतंत्र की स्थापना की और राजतंत्र में जो वास्तविक सत्ता थी वो राजा के हाथों में थी। फिर भी राजा ने सीनेट का सम्मान बरकरार रखने के लिए अपने आप को प्रथम नागरिक कहा और रोम को प्रिंसिपेट के नाम से जाना जाने लगा।
सीनेट के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि सीनेट का अस्तित्व जो है कई शताब्दियों तक, कई 100 वर्षों तक बना रहा और इसमें रोम के धनी वर्ग का ही प्रतिनिधित्व रहा। परंतु बाद में इटली के जमींदारों को भी इसमें शामिल कर लिया गया और जो सीनेट जो थी, सीनेट के प्रति अगर कोई राजा शत्रुता पूर्वक व्यवहार करता था तो ऐसे सम्राटों को बुरे सम्राटों में गिना जाता था। 27 ईसा पूर्व तक का जो गणतांत्रिक काल था वो सीनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ काल था, क्योंकि इस काल में सीनेट की सत्ता जो थी उस पर काफी नियंत्रण था, सीनेट का सत्ता में पूरा प्रभाव था। इसलिए जो गणतांत्रिक काल था वो सीनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। उसके बाद इसके प्रभाव में निरंतर कमी आई और अगर हम देखते हैं कि वास्तव में जो रोम की जो राजनीति थी, उस रोम की राजनीति के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे और उन 3 प्रमुख खिलाड़ियों में सीनेट जो है एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में इसे देखा जाता है। अन्य जो 2 खिलाड़ी और थे उनमें प्रथम सम्राट और तृतीय जो है वहाँ की सेना जो है वो थी। सेना का भी रोम में महत्वपूर्ण स्थान था और सेना में जितने भी सैनिक होते थे वो सभी व्यावसायिक सैनिक होते थे और इन्हें 25 वर्ष तक जो है वो सैनिक सेवाएं जो है प्रदान की जाती थी और इन्हें मासिक वेतन राज्य की ओर से प्रदान किया जाता था। और रोम की जो सेना थी उसमें गणतांत्रिक काल के अंत में 6 लाख सैनिक थे। सीनेट जो थी वो सेना से घृणा करती थी। क्यों घृणा करती थी? क्योंकि जो सेना थी वो हिंसा का स्रोत थी और जब भी सम्राट सीनेट पर नियंत्रण करने की कोशिश करता था तो सेना की ही मदद लेता था। इसलिए सीनेट भी और सम्राट भी दोनों में इस तरह के प्रयास चलते थे कि सेना पर अपना नियंत्रण जो है अधिक से अधिक रखा जाए। जो सैनिक जो थे वो सैनिक अच्छे वेतन के लिए और अच्छी सेवा शर्तों के लिए जो समय समय पर आंदोलन करते रहते थे और उनके ये आंदोलन जो है कई बार विद्रोहों में भी बदल जाते थे, विद्रोहों का रूप ले लेते थे। अगस्टस 27 ईसा पूर्व में जब शासक बना और इसके शासन के अंत तक का समय जो है वो शांति काल के रूप में उसे देखा जाता है, एक अच्छा शासन काल माना जाता है। अगस्टस से टिब्रियस को जो साम्राज्य मिला वह इतना विशाल था कि उसमें और अधिक विस्तार करना अनावश्यक लगता था। सम्राट त्राजान ने जो 113 से 117 ईस्वी तक रोम साम्राज्य का शासक रहा, उसने साम्राज्य के विस्तार के लिए कुछ अभियान अवश्य चलाए और उसके समय में जो रोम साम्राज्य था उसका विस्तार स्कॉटलैंड से आर्मीनिया तक और सहारा मरुस्थल से लेकर फरात नदी के उस पार तक फैल गया था। सम्राट त्राजान के बाद डायोक्लिशियन जो था, डायोक्लिशियन ने बहुत समझदारी से काम लिया और उसने दूर के जो क्षेत्र थे उनको महत्वहीन मानकर त्याग दिया। उसने अपने राज्य को संगठित किया, प्रांतों का पुनर्गठन किया, राज्य की सीमाओं पर उसने किले बनवाए, उसने अर्धसैनिक और सैनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया, सेनापतियों को अधिक अधिकार उसने प्रदान किए। जब सेनापतियों को अधिक अधिकार प्रदान किए गए, सैनिक और असैनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, तो जो सीनेट के जो बहुत से जो सदस्य थे जो सेना में भी अपना प्रभाव रखते थे, उनका प्रभाव जो है वो अब और अधिक कम हो गया। त्राजान के बाद सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उसने कुस्तुनतुनिया का निर्माण करवाया। कुस्तुनतुनिया एक विश्व प्रसिद्ध नगर था और यह नगर जो है
तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ था। इसके अतिरिक्त कॉन्स्टेंटाइन ने सॉलिडस नाम का सोने का नया सिक्का चलाया। क्यों चलाया? क्योंकि चांदी की कमी हो गई और सोने की बहुतायत थी, इसलिए सोने के सिक्के चलाए गए। और यह जो सॉलिडस नाम का जो सिक्का था, 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का यह सिक्का था। कॉन्स्टेंटाइन के समय में जो जनसंख्या जो थी वो बहुत अधिक बढ़ती हुई जनसंख्या से विकास भी हुआ, आर्थिक विकास में तेजी आई, उद्योगों में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। इसमें तेल की मिलें, शीशे के कारखाने तथा तरह तरह के पानी की मिलें जो है सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त लंबी दूरी के व्यापार को भी बढ़ावा देने के लिए उसमें अधिक से अधिक पूंजी निवेश किया गया, ताकि बाहर से भी जो है साम्राज्य में धन की आवक बढ़े। इसके अलावा शहरी जो संपत्ति थी, शहरी संपत्ति में और समृद्धि में व्यापार के बढ़ने से बहुत अधिक वृद्धि हुई। कला के नए नए रूप विकसित हुए, और जब कला के रूप विकसित होंगे, धन वैभव बढ़ेगा, तो विलास के साधनों में भी स्वभावतः वृद्धि होगी। तो वैभव विलास के साधनों में भी खूब तेजी आई। समाज पहले से समृद्ध हो गया और मुद्रा का व्यापक प्रयोग होने लगा। उदाहरण के लिए 6ठी शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में, जस्टिनियन जो है रोम साम्राज्य का एक सम्राट था, उसके शासनकाल में अकेला मिस्र जो है 25 लाख सॉलिडस अर्थात 35,000 पौंड सोना जो है वो रोम के खजाने में जमा करवाता था। मिस्र जो है उस समय रोम साम्राज्य का एक हिस्सा था, जो करों के रूप में 35,000 पौंड सोना अर्थात 25 लाख सॉलिडस जो है वो हर वर्ष कर के रूप में जमा करता था। दूसरी ओर 3री शताब्दियों के दौरान अधिकतर प्रशासनिक अधिकारी तथा सैनिक अधिकारी प्रांतों से लिए जाने लगे। उससे इनका सैनिक अधिकारियों का एक नया मजबूत वर्ग जो है उसका उदय हुआ, मजबूत वर्ग बना। आइए अब रोमन साम्राज्य की सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। रोमन साम्राज्य की आर्थिक और सामाजिक जो स्थिति है उसके बारे में टैसिटस नाम के इतिहासकार ने विस्तार से लिखा है। टैसिटस लिखता है कि रोमन साम्राज्य की सामाजिक स्थिति को समझने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए उसे 2 वर्गों में बांटना जरूरी है रोमन साम्राज्य के इतिहास को। पहला पूर्ववर्ती काल, दूसरा परावर्ती काल। पूर्ववर्ती काल में हम अगस्टस से पहले का समय लेते हैं, 27 ईसा पूर्व से पहले का समय लेते हैं, और परावर्ती काल में 27 ईसा पूर्व से लेकर रोमन साम्राज्य के पतन तक का समय हम शामिल करते हैं। तो आइए पूर्ववर्ती काल में हम सामाजिक स्थिति या सामाजिक वर्गों के बारे में जानने का प्रयास करें। सबसे जो पहला सामाजिक वर्ग था वो सीनेटर्स का था। सीनेटर्स धनी वर्ग अथवा अभिजात वर्ग के होते थे। पूर्ववर्ती अथवा गणतंत्र काल में सत्ता पर इनका पूर्ण नियंत्रण होता था। उस समय इनकी संख्या जो है 1000 के लगभग थी। लगभग आधे जो सीनेटर्स होते थे वो इटालियन मूल के होते थे या इटली से संबंधित जो परिवार होते थे उन परिवारों से ये संबंध रखते थे। दूसरा जो वर्ग था वो अश्वारोहियों का था। इन्हें नाइट्स भी कहा जाता था। नाइट जो हैं ये विशेषज्ञ लड़ाके होते थे और राजा को युद्ध के समय में इनकी बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती थी, और युद्ध में चूंकि ये प्रवीण होते थे इसलिए राजा की बड़ी मदद करते थे। राजा की ओर से इन्हें भूमि प्रदान की जाती थी और उस भूमि पर जो भी फसल होती थी या जो भी कर इत्यादि प्राप्त होता था उससे ये अपना गुजारा जो है चलाते थे।
इसके अतिरिक्त जो तीसरा जो वर्ग था वो रोम की सम्माननीय जनता का वर्ग था, जिनका संबंध महान घरानों से या महान धनी घरानों से था। चौथा वर्ग प्लेबियंस का था। प्लेबियंस, जिन्हें प्लेबस सार्डिडा भी कहा जाता था, ये निम्नतम वर्ग के लोग थे। इन्हें दास अथवा कमीन कारू भी कहा जाता था। परावर्ती काल में कुछ परिवर्तन आए, आइए देखते हैं वो क्या परिवर्तन थे। वर्ग, सामाजिक वर्ग जो थे, इनमें सबसे पहला जो अभिजात वर्ग था, अब जो अभिजात वर्ग था उसमें सीनेटर्स और नाइट दोनों एकीकृत होकर एक वर्ग बन गए थे। दूसरा वर्ग जो था वो मध्यम वर्ग था। इस मध्यम वर्ग में राज्य के कर्मचारी, साधारण सैनिक, समृद्ध व्यापारी और किसान इत्यादि शामिल थे। और ये मध्यम वर्गीय लोग जो है, इनका गुजारा राज्य से जो वेतन मिलता था, अधिकांश मध्यम वर्गीय लोगों का, वो राज्य की ओर से जो वेतन मिलता था, उस वेतन से उनका गुजारा जो है वो चल पाता था। इसके अतिरिक्त था तीसरा जो वर्ग था वो निम्न वर्ग था। इस निम्न वर्ग में श्रमिक थे जो खेतों में या बड़ी बड़ी जागीरों में काम करते थे। उद्योगों और खनन कार्य में लगे हुए मजदूर, दास और शिल्पकार आदि सभी निम्न वर्ग में शामिल थे। इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी बताना जरूरी होगा कि रोम साम्राज्य में दासता की जो जड़ें थी, दास प्रथा की जो जड़ें थी, वो बहुत गहरी थी। ऑगस्टस के शासन काल में इटली की जो कुल जनसंख्या थी वो 75 लाख थी, जिसमें 30 लाख दास थे। तो 30 लाख दासों का मतलब ये है कि रोम की जो अर्थव्यवस्था थी, रोम की जो कुल जो व्यवस्था थी, अगर हम उसको संपूर्ण दृष्टि से देखने की कोशिश करें तो उसमें जो रोम के जो दास थे, उन दासों का एक महत्वपूर्ण स्थान था। और आने वाले जो समय में क्या हुआ, आने वाले समय में परिवर्तन हुए और रोम की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें दासों के स्थान पर वेतनभोगी मजदूर जो हैं वो भी शामिल होने लगे। लोग दासों के स्थान पर वेतनभोगी मजदूरों से भी काम करवाने लगे। जैसे जैसे रोम में शांति की स्थापना हुई तो लोगों ने वेतनभोगी मजदूरों को रखना शुरू कर दिया, क्योंकि वेतनभोगी मजदूर दास की तुलना में सस्ते पड़ते हैं, क्योंकि दास को हमेशा अपने पास रखना पड़ता है, उसके भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसके रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है। दूसरी तरफ जो वेतनभोगी मजदूर होता है, वेतनभोगी मजदूर को दैनिक वेतन या दिहाड़ी इत्यादि देकर मुक्त कर दिया जाता है और उसकी और कोई जिम्मेवारी भोजन की, रहने सहने की कोई अन्य जिम्मेवारी जो है वो मालिक पर नहीं आती। इसलिए जो वेतन दैनिक वेतन के जो मजदूर थे वो कंपैरेटिवली दासों के कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते थे। तो इसलिए लोग प्रेफर करने लगे कि पैसे देकर अपना काम करवा लिया जाए बजाय कि दासों के। तो इसलिए दासों को धीरे धीरे मुक्त किया जाने लगा। दास जो है वो कृषि या मजदूरी के कामों के अतिरिक्त अब व्यापार के कामों में भी लगने लगे, व्यापार के प्रबंधन को भी देखने लगे। और बहुत से तो ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जब दासों ने अपने मालिकों का पूरा व्यापार इत्यादि जो है उन्हें संभाल लिया हो। मालिक जो है इन्हें पूंजी भी प्रदान करने लगे कि भाई तुम ठीक है, तुम अपना स्वतंत्र व्यापार चलाओ। और कई बार तो पूरा कारोबार ही दासों को सौंप दिया जाता था। ऐसे हमें उदाहरण मिलते हैं। और वेतनभोगी मजदूरों का एक उदाहरण हमें यह मिलता है कि एनेस्टियस जो सम्राट था उसने ऊंची मजदूरियां देकर जो है मजदूरों को आकर्षित किया और उसने 3 सप्ताह के अंदर अंदर एक विशाल नगर जिसका नाम था दारा, उसका निर्माण करवा डाला। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो उसने धन के बल पर मजदूरी से मजदूरों को आकर्षित करके बनाई। तो इससे पता चलता है कि दास प्रथा में बाद के समय में परावर्ती काल में परिवर्तन आने लगे थे और दास प्रथा के स्थान पर वेतनभोगी मजदूर जो है उनको प्रेफर किया जाने लगा था।
तत्कालीन लेखकों के विवरणों से पता चलता है कि लोग श्रम प्रबंधन का भी ध्यान रखते थे। अब ये श्रम प्रबंधन क्या था? एक उस समय का एक लेखक कोलुमेला लिखता है कि जमींदारों को अपनी आवश्यकता से दोगुने औजार रखने चाहिए ताकि उत्पादन में किसी भी प्रकार की रुकावट न आए। कोई औजार टूट जाए, खराब हो जाए तो काम रुक जाता है। इसलिए दोगुने औजार यदि मालिक रखेंगे, जमींदार रखेंगे, तो मजदूरों को तुरंत औजार मिलेंगे, अच्छे औजार मिलेंगे, काम में रुकावट नहीं आएगी, काम कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इसके अलावा उसने निरीक्षण का भी जिक्र किया है कि यदि मजदूरों का निरीक्षण किया जाता रहेगा तो जो है उत्पादन अच्छे से होगा, मजदूर अच्छे से काम करेंगे। तो मजदूरों से अच्छे तरीके से काम लेने के लिए उसका जो सुझाव था, उस सुझाव में वो कहता है कि मजदूरों को छोटे छोटे दलों में बांटकर काम करवाया जाना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग समूहों में जो काम करने वाले जो दास होते थे, प्रायः उनके पैरों में जंजीर डालकर एक साथ रखा जाता था ताकि वो इधर उधर न जाएं। और 398 ईस्वी के एक कानून के अनुसार जो मजदूर थे उनको दागा जाता था ताकि वे भागने और छिपने का प्रयत्न करें तो उन्हें पहचाना जा सके। कई निजी उद्यमी कामगारों के साथ समझौता अथवा एग्रीमेंट कर लेते थे। उस एग्रीमेंट में यह लिखा जाता था कि अमुक मजदूर जो है वो उनका कर्जदाता है, उसने उनसे कर्ज ले रखा है। यह केवल दिखावे के लिए होता था, वास्तविक स्थिति कुछ और होती थी। उन्हें दबाकर रखने के लिए इस प्रकार के एग्रीमेंट्स पर साइन करवा लिए जाते थे ताकि वे भागकर न जा सकें। इस प्रकार श्रमिकों पर कड़े नियंत्रण रख के अच्छे से अच्छा, अधिक से अधिक उनसे काम करवाए जाने के प्रयास जो है वो किए जाते थे। रोमन साम्राज्य के परिवारों की स्थिति को जानने का प्रयास हम करें तो पता चलता है कि रोम में एकल परिवार जो है वो प्रचलित थे। वयस्क पुत्र, बड़ा होने के बाद जो पुत्र होता था वो अपने पिता के परिवार के साथ नहीं रहता था। दासों को भी परिवार का ही एक अंग माना जाता था क्योंकि दास के बिना विभिन्न प्रकार के जो परिवारों के काम होते थे वो संभव नहीं थे। और इसके अलावा विवाह के बाद जो महिला थी अपने पति की संपत्ति की उत्तराधिकारी बनी रहती थी वो। और जब महिला के पति की मृत्यु हो जाती, पिता, जब महिला के पिता की मृत्यु हो जाती थी तो वह उसकी संपत्ति की स्वामी बनती थी, उसकी संपत्ति